नमस्कार साथियों। आज हम मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के संदर्भ में पर्यावरण की क्लास प्रैक्टिस सेट के रूप में शुरुआत करेंगे, जो कि हमें वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमारा अभ्यास हो सकेगा। आज से हम पर्यावरण की शुरुआत करते हैं। आज का यह पहला सेट है। चलते हैं प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है? कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो सबसे पहले समझेंगे हम कि द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है। तो क्या है, सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? देखो, द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण प्राथमिक प्रदूषक की अनंत क्रियाओं से होता है। जो प्राथमिक प्रदूषक होता है, उनकी जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। तो अब द्वितीयक प्रदूषक में कौन कौन से ये आते हैं ऑप्शन? इसमें से PAN ये भी द्वितीयक प्रदूषक का है। स्मॉग ये भी द्वितीयक प्रदूषक का है। सल्फर डाइऑक्साइड ये द्वितीयक प्रदूषक का नहीं है। और ओजोन ये भी द्वितीयक प्रदूषक का है। तो प्रश्न में क्या पूछा है? द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। यह द्वितीयक प्रदूषक का नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है? कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है? पहला है पेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है ओजोन। इनमें से कौन सा प्रदूषक हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। क्या होगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड यह मानव द्वारा उत्सर्जित की जाती है। क्या? यह मानव के द्वारा उत्सर्जित की जाती है और इससे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन मोनोऑक्साइड यह कोयला और वाहनों के धुएं से होती है। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं और इसे दम घोंटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दम घोंटू गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है। कौन सा प्रदूषक है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा तीसरा प्रश्न। कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? क्या होगा इसमें? पहला है लाइकेन, दूसरा है फर्न, तीसरा है मनी प्लांट और चौथा है अमरबेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। क्या है? यह जैविक सूचक का कार्य करता है। ठीक, जो लाइकेन प्रदूषक है यह जैविक सूचक का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह हमारा आज का चौथा प्रश्न। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। चौथा है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? किसके कारण होती है अम्ल वर्षा? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन
और कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किसके कारण होती है? सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा 5वां प्रश्न। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या है? बताइए कौन सी गैस है? अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है मीथेन। अधूरे प्रज्वलन जो आधा जला हुआ ईंधन का धुआं निकलता है वो, और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनो ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का हमारा 6वां प्रश्न। NaQI का क्या अर्थ है? NaQI बताइए इसका अर्थ क्या है, फुल फॉर्म। NaQI को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। NaQI का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यह एक प्रणाली है NaQI जो वायु प्रदूषण के स्तर को मापने और रिपोर्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। यह वायु प्रदूषण को मापने और इसका रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है इस प्रणाली का, NaQI का। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा 7वां प्रश्न। ह्योगो फ्रेमवर्क की घोषणा कहाँ की गई? ह्योगो फ्रेमवर्क की घोषणा कहाँ की गई? पहला है अमेरिका, दूसरा है साउथ कोरिया, तीसरा है चीन, चौथा है जापान। इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब है डी, जापान। ह्योगो फ्रेमवर्क की घोषणा जापान में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमारा आज का 8वां प्रश्न है। जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका पहला ऑप्शन है रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए। ठीक, दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, और तीसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए, और चौथा है उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह हमारा आज का 9वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? किससे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो पहला ऑप्शन है बाहरी ट्रक यातायात, दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन सभाएं, और तीसरा है पॉप संगीत, और चौथा है जेट उड़ाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारी ट्रक यातायात होगा, या फिर निर्वाचन सभाएं, या पॉप संगीत, या जेट उड़ाना?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेट उड़ाना। क्या होगा? जेट उड़ाना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है आज का हमारा 10वां प्रश्न। क्या है? ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से? किससे संबंधित है ग्रीन मफलर? पहले ग्रीन मफलर होता क्या है? यह ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीकी है। क्या है? तकनीक है, जिसमें पेड़ और झाड़ियां लगाकर शोर को कम किया जाता है। ग्रीन मफलर ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, जिसमें पेड़ और झाड़ियों को लगाकर ध्वनि को कम किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होता है? और यह खासकर व्यस्त सड़कों और औद्योगिक क्षेत्र में होता है। जैसे व्यस्त सड़क, जैसे जहाँ आवागमन अत्यधिक होता है, वहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग होता है ग्रीन मफलर का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से है ग्रीन मफलर का संबंध। ठीक, सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे भाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है आज का हमारा 11वां प्रश्न। क्या है 11वां प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक है कौन सा है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन? क्या होगा इसका? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या पॉलीथीन? कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीवेज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का हमारा 12वां प्रश्न। क्या कहता है? ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? किस इकाई का प्रयोग करते हैं? बताइए, ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? नैनोमीटर से, हर्ट्ज से, डेसिबल से? इनमें से कोई नहीं। किससे मापा जाता है वो ध्वनि प्रदूषण को? नैनोमीटर तो यह लंबाई नापने की एक इकाई है। ठीक, और हर्ट्ज यह एक आवृत्ति मापने की इकाई है ना। और डेसिबल यह एक लघुगणक इकाई है, और जिससे ध्वनि मापने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डेसिबल, ऑप्शन सी। डेसिबल से ही ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, और यह ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का हमारा 13वां प्रश्न। बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में और ध्वनि प्रदूषण में। बीओडी क्या है पहले ये बताओ? बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जल प्रदूषण मापने का एक प्रमुख इकाई है। बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जलीय वातावरण में। ठीक, क्या होगा? जलीय वातावरण में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है हमारा 14वां प्रश्न। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपरोक्त सभी। अगर अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है? कौन कौन से प्रदूषण होते हैं? सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्ग 3 चयन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी लोग शेयर कर दें और इसका जवाब कमेंट में दें। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। क्या होता है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से सभी होता है। क्या? उपरोक्त सभी।
मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। क्योंकि जितना अधिक हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो वह सब मिट्टी में घुल जाते हैं, जल में भी घुल जाते हैं, वायु में भी गैस के रूप में वो समाहित हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का ये हमारा 15वां प्रश्न है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। कहाँ से संबंधित है चेरनोबिल दुर्घटना? बताइए। नाभिकीय दुर्घटना, भूकंप, बाढ़, अम्लीय वर्षा। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। क्या होगा इसका सही जवाब? चेरनोबिल क्या है? यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई एक परमाणु ऊर्जा दुर्घटना है। क्या है? कहाँ पे हुई थी यह दुर्घटना? यूक्रेन में। ठीक, परमाणु दुर्घटना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नाभिकीय दुर्घटना। नाभिकीय परमाणु एक ही है। यह यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी नाभिकीय दुर्घटना, इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा 16वां प्रश्न क्या है? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस को रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? कौन सी गैस थी जो भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था जिसका? यह MPPSC प्री 1991 में भी आया था। कौन सी है? क्लोरीन, MIC, अमोनिया या फॉस्जीन? कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में? और यह घटना कब हुई थी? यह 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। क्या होगा इसका सही जवाब? अब तो बता दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और इसमें कम से कम 3787 लोगों की मृत्यु की खबर थी। कम से कम और अधिक से अधिक 16,000 से भी अधिक का दावा किया जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है आज का हमारा 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बताइए। ये पारा, यहाँ पे वो कैडमियम, यहाँ पे डैश नहीं लगवाया है। नाइट्रेट आयरन यहाँ होगा ये, और फ्लोराइड आयरन अपच, ये ऐसे होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्लोराइड आयरन। ये अपच से संबंधित है। किससे? अपच से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा आज का 18वां क्वेश्चन है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष लागू किया गया था जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम? वर्ष 1980, वर्ष 1974, वर्ष 1981 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कब जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था? किस वर्ष में? यह भी MPPCS में 2017 में पूछा गया है प्री में। और इसका कार्य क्या होता है? यह जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1974। वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है? वायु
प्रदूषण निवारण और नियंत्रण वायु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वायु अधिनियम, वहाँ जल अधिनियम था। जल जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था तो 1974। अब वायु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1978, 1981, 1979, 1980। क्या होगा इसका सही जवाब? किस वर्ष वायु अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1981। 1981 में वायु अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या है? प्रश्न 20वां, फ्लाई ऐश किस उद्योग से फैलता है? फ्लाई ऐश किस उद्योग से फैलता है? और फ्लाई ऐश को क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार कारखाने से, चर्म शोधनालय से, चीनी उद्योग से, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से। किससे फैलता है फ्लाई ऐश? फ्लाई ऐश को कोयले की राख भी कहते हैं। कोयले की राख। फैलता किस चीज से है ये? इसका सही जवाब होगा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी ने आज पर्यावरण प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। इसी तरह से यह वीडियो आपके चयन परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, और उसी के आधार पर व्यापम में पूछे गए प्रश्नों को इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया जाएगा। सभी लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। आज से यह पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट भी चालू हो गया है। सभी लोग शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।